तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी और इक्लिप्स आपका आर्टिकल 13 में आप पढ़ते हैं। दो डॉक्ट्राइंस हैं, बेसिकली दोनों को अलग अलग कॉम्प्लेक्स तरीके से मत पढ़ो। इसको ऐसे समझो कि भाई जुडिशियल रिव्यू की जब कोर्ट पावर इस्तेमाल करता है, किसी भी लॉ पर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऑन द ग्राउंड्स की ये पार्ट 3 को वायलेट कर रहा है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। तो जब कोर्ट उसको जुडिशियल रिव्यू कर रही होती है तो बेसिकली कुछ अप्रोच हैं जो आर्टिकल 13(1) और 2 के ओरिजिन से निकल कर आते हैं, और जिनको कोर्ट अप्लाई करता है उन्हीं को जो है एक डॉक्ट्राइन का नाम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट जुडिशियल केसेस के थ्रू मिल गया। सो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी और इक्लिप्स का ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट से पहले समझ लो कि भाई कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आर्टिकल 13(1) और 2 में है, बट आपको सेवरेबिलिटी एग्जैक्टली कहाँ से आ रहा है इसको समझना है, और इक्लिप्स कहाँ से आ रहा है इसको भी समझ लेना है। तो देखो जब लैंग्वेज पढ़ोगे आर्टिकल 13(1) और 2 की, तो दोनों में ये लिखा हुआ है इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द पार्ट 3, या फिर इन सो फार एज दे आर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द पार्ट 3, है ना। दोनों में ही लिखा हुआ है। 13(1) जब आप पढ़ते हैं तो आप प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात कर रहे होते हैं, ऐसा लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया उससे पहले ही बन चुका था। और 13(2) जब आप पढ़ते हैं तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात कर रहे होते हैं, ऐसा लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन का 1950 में फोर्स में होने के बाद पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया हो। ठीक है, तो जब आप इस लाइन को पढ़ते हो कि भाई ऑल लॉज इन फोर्स in so far as they are inconsistent with the provisions shall to the extent of such inconsistency be void। अब इसमें से खाली severability समझनी है तो खाली इतना इतना पढ़ लो। all laws in force before the commencement of the constitution in so far as they are inconsistent with the provisions of this part shall be void। ठीक है, अभी वो to the extent of such inconsistency रोक लो, खाली severability समझ लो। दोनों में क्या बात कह रहा है कि भाई जितना वो इनकंसिस्टेंट है उतना वॉइड डिक्लेयर कर दो। इसका मतलब क्या है कि जितना कंसिस्टेंट है उतना वॉइड ना डिक्लेयर करो। तो इसका मतलब अगर एक लॉ है, ठीक है, और इस लॉ में तमाम प्रोविजंस हैं आपके, सपोज करो एक टेक्स्ट है और ये जो पोर्शन है दिस इज इनकंसिस्टेंट विद पार्ट 3, है ना, तो डिक्लेयर दिस मच पार्ट एज वॉइड and leave the rest as it is। आर्टिकल 13(1) और 2 में ये जो वर्ड्स है ना, इन सो फार, केवल उतना ही जितना इनकंसिस्टेंट है या जितना कॉन्ट्रावेंशन में है। देखो 13(2) में भी यही पाओगे, द स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। एंड एनी लॉ, भाई स्टेट नहीं बनाएगा, हम ये डायरेक्ट कर रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में 13(2) के तहत कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है, ऑफ दिस क्लॉज शैल बी वॉइड। ठीक है, तो देखो उसमें भी वही है कि जितना कॉन्ट्रावेंशन में है, जितना इनकंसिस्टेंट है उतना वॉइड कर दो। तो इसका मतलब ये भी तो निकल रहा है कि जितना कंसिस्टेंट है, जितना कॉन्ट्रावीन नहीं कर रहा है, लीव दैट एज इट इज, लीव दैट एनफोर्सिबल, उसको टच मत करो। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, वैलिड और इनवैलिड पोर्शन को सवेयर करने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं इनको आपस में फाड़ के अलग कर दो, तो ये वाला चलने दो, ये वाला वॉइड हो जाएगा, ये वाला बेसिकली अनएनफोर्सेबल हो जाएगा। ये आपकी सेवरेबिलिटी की डॉक्ट्राइन देखो ऐसे टेक्स्ट से निकल कर आ रही है। इक्लिप्स कैसे निकल कर आ रही है, तो भाई इक्लिप्स वर्ड का मतलब क्या होता है, ग्रहण। जैसे आप सोलर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण देखते हो, एक्चुअल में सूरज दिखना बंद हो जाता है, चांद दिखना बंद हो जाता है, बट खत्म नहीं हुआ होता, एग्जिस्टेंस से गायब नहीं होता। सूर्य एग्जिस्टेंस में तब भी रहता है जब वो ग्रहण में होता है। तो सेम लॉजिक कुछ ऐसा है कि ये लॉज जो यहाँ पे आप वॉइड कर रहे हो ना, ये वॉइड का मतलब खत्म नहीं हो जाएंगे, ये केवल डोरमेंट स्टेट में पड़े रहेंगे, अनएनफोर्सेबल स्टेट में पड़े रहेंगे, है ना। इसको रिवाइव किया जा सकता है इफ यू मेक सम चेंजेस सो एज टू रिमूव द कॉन्ट्रावेंशन और द इनकंसिस्टेंसी। कल को कैसे समझोगे, देखो सपोज करो ये एक लॉ है, ये वाला लॉ, ठीक है, ये वाला लॉ है और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। तो 13(1) और 2 का जो मेन आर्ग्यूमेंट है, जिसका मेन जो प्रेमाइस है 1 और 2 का, वो यही है कि अगर आप एक ऐसा लॉ बनाए हुए हो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ही या फिर बाद में, देखो दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन है, तो अभी खाली थ्योरी समझ लो।
तो इस लॉ का अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन से कंसिस्टेंसी नहीं है, यानी कि ये दोनों आपस में इनकंसिस्टेंट हैं, 36 का आंकड़ा है ना, या फिर ये दोनों आपस में कॉन्ट्रावेंशन में है ना, क्योंकि ये पार्ट थर्ड, बेसिकली यहाँ पे पार्ट थर्ड की बात हो रही है, तो ही तो हम उसको वॉइड डिक्लेयर कराने की बात कर रहे हैं। तो ये जो इक्लिप्स वाला डॉक्ट्राइन है, जब आप इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे कि टू द एक्सटेंट ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशन डिक्लेयर इट वॉइड, टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी डिक्लेयर इट वॉइड, यानी कि कल को ये कॉन्ट्रावेंशन अगर खत्म हो जाए, इनकंसिस्टेंसी खत्म हो जाए, तो वो लॉ वापस आ जाएगा। कैसे? कल को इस लॉ में अमेंडमेंट कर दो ताकि नाउ इट बिकेम कंसिस्टेंट विद द पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नाउ इट इज नॉट इन कॉन्ट्रावेंशन विद द पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो नाउ दिस लॉ इज कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज नॉट इन कॉन्ट्रावेंशन विद द पार्ट थर्ड। सो अब इसको वॉइड डिक्लेयर कराने का कोई मतलब नहीं है, अब 13(1) और 2 का इस पर अप्लाई होने का कोई मतलब नहीं है, तो वापस से ये लॉ क्या हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा। अभी तक ये क्या पड़ा था, डोरमेंट स्टेट में पड़ा हुआ था। सो इक्लिप्स का जो ग्रहण लगा था ना फंडामेंटल राइट्स का, इसके ऊपर फंडामेंटल राइट्स क्या हुए थे, आके ओवरशैडो कर लिए थे, इक्लिप्स कर लिए थे उस लॉ को। और द मोमेंट you make amendment in the constitutional part third itself और the law, वो अगर आपस में अमेंडमेंट के बाद कंसिस्टेंट हो गए तो लॉ वापस से रिवाइव हो जाएगा। इतना ही है इक्लिप्स का जो आपका कॉन्सेप्ट है, इतना ही इक्लिप्स की थ्योरी है और इतनी ही सेवरेबिलिटी की। तो सेवरेबिलिटी का मतलब क्या है कि उस लॉ में पूरे लॉ को मत खत्म करो, केवल उतना खत्म कर दो जितने को खत्म करने से इनकंसिस्टेंटी वाला पोर्शन हट जाएगा, तो कर दो भाई, बाकी लॉ चलने दो। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल में वो समझो, अभी तक आपने कॉन्सेप्ट समझा, आप थोड़ा सा केस लॉज के थ्रू समझ लो और कुछ टेक्निकल नुआंसेस हैं उसको भी हम फटाक से कवर कर लेंगे। सो लेट्स सी उसमें क्या होता है। तो जब कोई लॉ नल या फिर वॉइड डिक्लेयर होता है तो कुछ लॉ स्टूडेंट्स हो तो टेक्निकलिटीज से पढ़ना शुरू कर दो। तो जब एक लॉ नल और वॉइड डिक्लेयर होता है तो आपको पूछना चाहिए कि किसके रेफरेंस में नल और वॉइड डिक्लेयर हुआ है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं कि आपका पार्ट थर्ड है आपका, और पार्ट थर्ड में आपके तमाम आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स। लेट्स से एक आर्टिकल उठा लेते हैं 19(1)(a, क्या बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब आपका ये एक फंडामेंटल राइट है जो कि केवल और केवल सिटीजन्स के पास है, केवल सिटीजन्स के पास है, मतलब कि जो नॉन सिटीजन्स एंटिटीज हैं दे डू नॉट हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि लैंग्वेज में सिटीजन्स वर्ड 19(1)(a की यूज हुआ है। ओके, सो अगर अब कोई ऐसा लॉ है, लेट्स सपोज, ठीक है, जिस लॉ का ये वाला पोर्शन जो है ये 19(1)(a को वायलेट कर रहा है, लोगों को बोलने का अधिकार नहीं दे रहा है, कुछ बोलेंगे तो सजा हो जाएगी, ऐसा कुछ लिख के दे दिया है ना, तो बोलने के मेरे अधिकार पे तुम एक रोड़ा लगा के खड़े हो गए उस लॉ के थ्रू। सो बेसिकली ये जो लॉ है ये चूंकि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो कोर्ट आएगी, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी लगाएगी, कहेगी ऐसा है, इतना पोर्शन वॉइड है, ठीक है, इतना पोर्शन आज से वॉइड है, किसके लिए, खाली सिटीजन्स के लिए। इसका मतलब चूंकि ये लॉ केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स को हर्ट कर रहा था, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, और फंडामेंटल राइट वो भी कौन सा, जो केवल सिटीजन्स को मिला हुआ है। इसका मतलब यही लॉ नॉन सिटीजन्स के किसी भी राइट को वायलेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस लॉ को जब आप 13(2) के थ्रू, अगर ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, कोर्ट्स में जाकर वॉइड डिक्लेयर कराते भी हो तो केवल और केवल सिटीजन्स के रेफरेंस में वॉइड डिक्लेयर करा रहे हो, नॉन सिटीजन्स के लिए वो लॉ अभी भी एनफोर्सिएबल वेल एंड गुड है। इसका मतलब ये लॉ केवल और केवल इनके लिए छुप गया है, इनके लिए एक्लिप्स हो गया है, इनके लिए नहीं हुआ है। एक्लिप्स होने का मतलब है कि इनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इस लॉ के ऊपर आ गए, सुपीरियर हो गए, यानी कि अब अगर लॉ में कोई चीज़ एक्सरसाइजेबल है तो वो इनके फंडामेंटल राइट्स हैं, ना कि ये लॉ है इनके रेफरेंस में। बट द सेम लॉ इज स्टिल एनफोर्सिएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन सिटीजन्स, जैसे कि आपके फॉरेनर्स,
कोई विदेशी यात्री यहाँ पर आया हो उसके रेफरेंस में एनफोर्सिएबल है। कंपनी, कॉरपोरेशन जो आपकी बेसिकली ज्यूरिस्टिक पर्सन्स हैं, है ना, क्योंकि पर्सन्स दो तरीके के होते हैं, नेचुरल जैसे हम लोग हैं, बोन एंड फ्लश वाले, है ना, खून हड्डी मांस वाले, और ज्यूरिस्टिक पर्सन जो खाली कानून की नज़रों में एक पर्सन है, जैसे कि जो आइडल्स होते हैं, मूर्तियां होती हैं भगवान की टेम्पल्स में, उनको भी अब जो है ज्यूरिस्टिक पर्सन्स माना जाता है। कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, पार्टनरशिप संस्थाएं हैं, क्या है, ज्यूरिस्टिक पर्सन्स हैं, अपने आप में एक एंटिटी है जिसको लॉ में रिकॉग्नाइज किया गया है ना। सो सिटीजन्स के रेफरेंस में तो इस टेक्निकलिटी को भी समझ कर चलो कि जब एक लॉ वॉइड डिक्लेयर होगा तो वो किसके लिए होगा। अब अगर सपोज करो, चूंकि 19 ने बेटा खाली सिटीजन्स के लिए था, लेकिन अगर आपको मैं एग्जांपल दूं अब किसी ऐसे प्रोविजन का फंडामेंटल राइट के जो सिटीजन्स को भी मिला है और नॉन सिटीजन्स को भी मिला है, जैसे कि आर्टिकल 21, तो आर्टिकल 21 इनके पास भी है और इनके पास भी है। इसीलिए अगर एक लॉ ऐसा है, अब सेम लॉ अगर आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहा होता उसका एक प्रोविजन, तो क्या होता, वो इनके रेफरेंस में भी वॉइड है और इनके रेफरेंस में भी वॉइड है। वॉइड का मतलब अनएनफोर्सिबल है। एक्लिप्स का कॉन्सेप्ट अभी भी चल रहा है। कल को इस लॉ में अमेंडमेंट हो जाए और ये लॉ जो है कंसिस्टेंट हो जाए आर्टिकल 21 के, तो ये इनकंसिस्टेंसी खत्म हो जाएगी, कॉन्ट्रावेंशन खत्म हो जाएगा, और अगेन दिस लॉ विल बिकम एनफोर्सेबल फॉर द सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। तो वो इक्लिप्स हट जाएगा। तो देखो आपस में जुड़ा हुआ है, कुछ अलग अलग से नहीं पढ़ना है, एक ही कॉन्सेप्ट है, और उसी में आपका सेवरेबिलिटी भी देखो लागू हो जाता है, इक्लिप्स भी लागू हो जाता है। सेवरेबिलिटी कैसे लागू होता है कि हम केवल लॉ के उतने पोर्शन को वॉइड डिक्लेयर करेंगे, अनएनफोर्सेबल डिक्लेयर करेंगे विच इज इन कॉन्ट्रावेंशन और विच इज इनकंसिस्टेंट, यानी कि जो विरोध कर रहा है पार्ट 3 से, फंडामेंटल राइट से, है ना, उल्टा बात कर रहा है ना, वायलेट कर रहा है उन राइट्स को। और इक्लिप्स क्या है कि भाई वो लॉ खत्म नहीं हो जा रहे हैं, वो केवल डोरमेंट स्टेट में पड़े हुए हैं, और द मोमेंट यू मेक एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन और द लॉ इटसेल्फ सो एज टू मेक इट अगेन कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट 3, इट विल बी रिवाइव्ड और वापस से वो एनफोर्सेबल हो जाएगा, इनके लिए भी और इनके लिए भी। So, इस चीज को समझ कर चलो, जब भी कोई फंडामेंटल राइट किसी लॉ को वायलेट कर रहा है ना, कोई लॉ किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, सो आप जाकर उस फंडामेंटल राइट की लैंग्वेज खोलो, उसमें देखो पर्सन लिखा है कि सिटीजन लिखा है। अगर पर्सन लिखा है तो वो इनके लिए भी वॉइड है, इनके लिए भी वॉइड है, मतलब अनएनफोर्सेबल है। अगर सिटीजन लिखा है तो वो केवल सिटीजन्स के रेफरेंस में तो अनएनफोर्सेबल है, लॉ में जो है सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट उसके ऊपर हो जाएगा, वो उसके ऊपर सुपीरियर वो लॉ नहीं माना जाएगा। लेकिन नॉन सिटीजन्स के रेफरेंस में वो लॉ स्टिल ऊपर है, बिकॉज इनका तो कोई फंडामेंटल राइट था ही नहीं, इनको वो राइट मिला ही नहीं था। तो आपको लैंग्वेज जाके पढ़नी है और इस टेक्निकलिटी को पूरा समझ लेना है। अब थोड़ा सा केस लॉज एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के केस लॉज सारे इंपॉर्टेंट फटाफट से बेसिक वाले याद कर लो, और बाकी के जब इतना समझ लोगे ना तो खुद ही इन केसेस को पढ़ पढ़ के आप एक चेन बनाते जाना, है ना। मान लो आपको इतना समझ आ जाए तो क्या करना कि इन केसेस में जाके जजमेंट खोलना और जजेस और वकीलों की बातें पढ़ना। पढ़ोगे तो क्या होगा, तुमको पुराने जो इवोल्यूशन है पूरा वो चेन बनता जाएगा कि अच्छा इस जज ने ये वाली बात कही जो कि इस केस में बोली गई थी, है ना। तो एक चेन क्रिएट हो जाता है, वो आपको अच्छे से समझा देगा, है ना। फिर आपका इन केसेस को एक बार इतना ही पढ़ लोगे, फिलहाल तो बेसिकली इतना काफ़ी है, ठीक है। मेन आपका जो है ये वाला 1957 वाला, इसको देख लेना। ये है RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो हुआ था उसको डिटेल में बता देते हैं, बाकी सब में खाली अप्लाई हुआ था, कुछ खास ऐसा नहीं है। ये आपका 1876 का था, नॉर्डेनफेल्ट। ये वाला काफ़ी जगह मिल जाएगा, गूगल वगैरह पे हर जगह मिलता है, क्योंकि ओरिजिन मतलब यूके लॉ से कहीं ना कहीं वो था, भाई जुडिशियल डॉक्ट्राइन टाइप की चीज़ है, तो किसी न किसी कंट्री में हो जाती है, आदमी उठा लेता है कि ठीक है भाई यहाँ से स्टार्ट हुआ था। आपको नॉर्डेनफेल्ट वर्सेस मैक्सिम नॉर्डेनफेल्ट गन्स एंड एमिनेशन करके केस था, ये यूके का केस
है ना। यहाँ पर कोर्ट्स ने डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वेबिलिटी लगाकर यही बात बेसिकली लीडिंग पॉइंट देखो भाई ये जुरिस्प्रूडेंस का जो था कि भाई अगर एक स्टैट्यूट का कोई प्रोविजन हमारे किसी मेन लॉ को कॉन्ट्रावीन कर रहा है, इनकंसिस्टेंट जा रहा है, तो वी डू नॉट नीड टू डिक्लेयर द इंटायर स्टैट्यूट एज होल नल एंड वॉइड, है ना। अगर हम केवल उतने पोर्शन को काट के अलग कर दें और बाकी का स्टैट्यूट वेल बढ़िया काम कर सकता है तो करने दो, इन्फोर्सिबल रहने दो, है ना। तो ये आपका यहीं पर था लीडिंग, और इसी से समझो बाकी की जगह भी चला। फिर आपका A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में हमारे यहाँ इस डॉक्ट्राइन को यूज़ कर एक सेक्शन 14 था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का, उसको जो है कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था, ठीक है। तो A.K. गोपालन वर्सेस मद्रास का केस में इस डॉक्ट्राइन का इस्तेमाल हुआ था। 1951 में आपका एक केस था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस F.N. बलसारा। इसमें आपका बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट का एक प्रोविजन था, उसको जो है स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था। बेसिकली अलग अलग केस लॉज में इसका जो यूज़ किया गया उसको आपको समझ लेना है इन केसेस में। एक आपका 1983 का केस था D.S. नकारा, उसमें भी इस डॉक्ट्राइन का यूज़ किया गया था। तो इन सब में बेटा यही कॉमन था कि बस किसी पोर्शन ऑफ स्टैट्यूट को, मान लो पूरे स्टैट्यूट को उठा के आपने चैलेंज कर दिया, तो कोर्ट पूरे इंस्टीट्यूट को खारिज करने की बजाय केवल उतने पोर्शन को सेवेयर कर देगी, काट के अलग कर देगी, है ना। सेवेयर करने का मतलब है ना काट के अलग कर देगी, और बाकी के इंस्टीट्यूट को अगर वो इन्फोर्सिबल रह सकता है तो मस्त अपना चलने देगी। फिर आपका 1992 का था ये, इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ जो आपका 10th अमेंडमेंट एक्ट 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में जो 10th शेड्यूल जुड़ा था, है ना, आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, उसका एक पैराग्राफ था, जैसे उसमें 7th पैराग्राफ करके था, वो जो है फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 को कॉन्ट्रावीन कर रहा था, जुडिशियल रिव्यू की पावर छीन रहा था। और जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है पार्ट 3 की ही चीज़ है, क्योंकि आर्टिकल 13 से आती है, 32 से आती है। तो उस चीज़ को चूंकि वो पैराग्राफ 7 जो था आपका 52nd अमेंडमेंट एक्ट का 10th शेड्यूल का, वो जो है वायलेट कर रहा था, तो उसको भी जो है इन्होंने खारिज कर दिया। बाकी के पूरे जो शेड्यूल का पोर्शन था उसको एज इट इज़ छोड़ दिया। तो ये आपका डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वेबिलिटी के केसेस हैं। इसमें आपका ये जो केस है इसको फटाक से इसकी जो मेन चीज़ें हैं वो फटाक से सुन लो, क्योंकि इसी से आपका बाकी सब, मतलब जब सर्वेबिलिटी आपका कॉन्सेप्ट उसको समझोगे तो जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ ना कि एक पूरे लॉ को खारिज करने की बजाय केवल एक पोर्शन को अगर उतना ही खाली वायलेटिव है तो उतना उठा के काट दो, बात खत्म हो जाए। यही सब चीज़ें इसमें कही गई थी, लेकिन उसको एक डिटेल वे में इन्होंने बता दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि भाई अगर आपको ये समझना है तो आप उसमें 6-7 चीज़ें इन्होंने बताई। कहा कि भाई इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर जाकर देख लो कि लॉ का इंटेंशन, लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या था जब उन्होंने उस लॉ को बनाया। उन्होंने अगर इतने अलग अलग पार्ट बनाए और कुछ ऐसा करा कि अगर इस वाले पोर्शन को नहीं रखेंगे तो बाकी का प्रोविजन का कुछ मतलब रह नहीं जाता। यानी कि मेन टेस्ट आपको दिमाग में सर्वेबिलिटी की डॉक्ट्राइन के साथ केवल इतना रखना है कि इनवैलिड पोर्शन को अगर हम काट दें तो क्या बाकी का एक्ट अपना वजूद तो नहीं खोने लगेगा, अपना जो पर्पस था वो तो नहीं खोने लगेगा, अपना ऑब्जेक्ट तो नहीं बेकार, फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो जाएगा उसका ऑब्जेक्ट। अगर नहीं हो जाएगा तो आप केवल इतने को उठा के काट दीजिए, बाकी का एक्ट चलने दीजिए। और अगर ये पूरा एक ग्रैंड स्कीम का पार्ट है ना, कि अगर इसको काट दिया तो फिर इन बाकियों का वजूद खतरे में आ जाएगा, तो आप फिर पूरे के पूरे को ही काट दीजिए, क्योंकि हम इस चीज़ को तो टॉलरेट करेंगे नहीं कि कोई पोर्शन जो है वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, पार्ट थर्ड को वायलेट कर रहा है और वो चलने जाए, तो वो तो अलाउ नहीं किया जाएगा। अब चूंकि इसको मैं बाकी से अलग कर नहीं सकता और इसको बर्दाश्त कर नहीं सकता, तो इसलिए पूरे के पूरे एक्ट को फिर आप काट दो। यही चीज़ आपकी RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इन्होंने कही थी। इन्होंने 7 पॉइंट्स दिए थे जजमेंट के, बिल्कुल लास्ट के पेज पे आप चले जाओगे, आपको ये 7 पॉइंट मिल जाएंगे जजमेंट का अगर आप खोलेंगे तो। सो उसमें यही था बेसिकली इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। समझ लो कि भाई लेजिस्लेचर क्या इंटेंट कर रहा था, क्या उसको बगैर इसके मंजूर है, कैसे पता करोगे लेजिस्लेचर का इंटेंट क्या था, तो जाके डिस्कशंस उस वक्त के देखो, ऑब्जेक्ट देखो लॉ का क्या था, प्रियम्बल देखो लॉ का क्या कहता है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है, हिस्ट्री समझ लो लेजिस्लेशन की, उस लॉ को बनाने की पूरी हिस्ट्री क्या थी, क्या बैकग्राउंड था, क्या बहस हुई,
ये सब आप समझ लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई जब लेजिस्लेचर इस लॉ को बना रहा था तो उसके मन में क्या था। तो आप इससे इस चीज़ का बेटर जजमेंट कर पाओगे कि इसको काटना विल स्टिल बी, मतलब इस लॉ की कोई यूटिलिटी रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी। अगर नहीं रह जाएगी तो उठा के पूरा खारिज हो जाएगा। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी के आपके ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं। ये आपका यूके वाला केस है ना, तो इंटरनेशनल केस है समझो यूके का। और ये आपके इंडिया में ये अप्लाई हुआ, इसमें अप्लाई हुआ, इसमें अप्लाई हुआ, इसमें अप्लाई हुआ। और इसमें मेन ज़्यादा जो फेमस है इस चीज़ के लिए ये, क्योंकि इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी को एक्सप्लेन किया, 6-7 पॉइंटर दे दिए। तो मतलब पढ़ने में और समझने में फ्यूचर के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी काफ़ी इससे इन्फ्लुएंस रहे। तो ये आपके डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का जो है केस लॉस का वो था, मेन जो मैंने थे उसको मैंने दिखा दिया इसमें खाली। फिर आपका डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स जब आप देखोगे तो स्टार्टिंग के जो केसेस थे उसमें ये जो फॉलो हो रहा था, देखो यहाँ तक ऐसा कुछ चल रहा था कि भाई 13(1) जो आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात कर रहा है, केवल और केवल वहीं पर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स जो है लागू होता है ना। इन तीनों में डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स लगाया था। इसमें आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में पर्टिकुलरली अलग से बात करी गई थी। 13(1) और 2 के बीच के डिफरेंस को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट किया गया था, है ना, कि भाई एक में लॉ पहले से एग्जिस्टेंस में है और एक में आपको फंडामेंटल राइट्स ने कमांड दे दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कमांड दे दिया है 13(2) में कि नहीं कर सकते थे और फिर भी कर दिया। तो दोनों में एक डिफरेंस था, 13(1) और 2 के डिफरेंस को थोड़ा सा इसमें उठाया गया। ठीक है, इसमें भी अप्लाई हुआ था। भीखा जी आपका मेन केस है। अगर आपसे कोई पूछे कि डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का मेन लीडिंग जजमेंट कौन सा है तो आपका यही वाला है, भीखा जी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, क्योंकि स्पेसिफिकली डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स इसमें इवॉल्व करी गई। इसमें आपकी अप्लाई हुई थी डॉक्ट्राइन। अप्लाई का मतलब पहले का जजमेंट है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई अप्रोच पहले से चला आ रहा है, अप्लाई किया गया, बट स्पेसिफिकली उसका नामकरण आगे चल के हुआ, ऐसा समझो। ठीक है, तो इसमें भी अप्लाई हुआ, इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ। लीडिंग केस ये है, ये आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कि 13(1) और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 13(2) दोनों के बीच के रिलेशन को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ तक आपका 13(1) में ही कहा जाता था कि डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स जो पोजीशन था कोर्ट का वो ये था कि डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स जो है वो केवल और केवल 13(1) पर अप्लाई होता है। यहाँ पर हल्का सा पोजीशन बदल गया और इसमें जो चीज़ थी, एक तो इसमें इन्होंने ये बात बोली थी कि भाई कंपनी जो आपकी अंबिका मिल्स है, एक कंपनी जो है इट इज़ नॉट अ सिटीजन। सो कंपनी 19(1) के वायलेशन पर आकर किसी लॉ को स्ट्राइक डाउन कराने की बात नहीं कर सकती, क्योंकि वो इटसेल्फ सिटीजन नहीं है। एक तरीके से उसका वही समझ लो, लोगों से स्टैंड आई खुद का नहीं बनता कि वो आके बोले। सो कंपनी का राइट वायलेट नहीं हो रहा बिकॉज इट इज़ अ नॉन सिटीजन एंटिटी। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो इसमें हल्की सी चेंज हो गई थी, जजमेंट जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि भाई इसमें इन्होंने ये चीज़ रिफ्लेक्ट करी कि 13(2) पर भी डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स 13(2) के केसेस में भी आपको डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का एप्लीकेशन देखने को मिल सकता है। कैसे? तो उसी में इन्होंने ये वाली बात आपसे करी कि भाई अगर एक सिटीज़न है और एक नॉन सिटीज़न है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई लॉ है जो केवल सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, जैसे कि 19(1)(a), तो वो स्टिल नॉन सिटीजन्स के लिए तो वेल एंड गुड है, तो वो इसके रेफरेंस में एक्लिप्स हो जाएगा, इसके रेफरेंस में अनएनफोर्सेबल हो जाएगा, बट इसके रेफरेंस में तो एनफोर्सेबल स्टिल रहेगा। तो 13(2) का जजमेंट के केस में भी देखो, इसीलिए डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का एप्लीकेशन हो सकता है। मतलब अप्रोच वहाँ पर भी ये वाला है, क्योंकि एप्लीकेशन में हम उस चीज़ को भी देखेंगे ना। तो इस चीज़ में हल्का सा डेविएट हुआ था पहले वाले पोजीशन से। पहले काफ़ी क्लियरली कहते थे कि 13(1) में डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स केवल और केवल यूज़ होगी, 13(2) में नहीं होगी। लेकिन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स वाले में आपका हल्का सा पोजीशन चेंज हो गया और वहाँ पर हमने ये कहना शुरू किया कि भाई 13(2) के केसेस में भी डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का एप्लीकेशन पॉसिबल है, वो भी संभव है। और एग्जाम्पल आपका यही वाला है। एक छोटा सा एग्जाम्पल अलग से लेकर समझ लेते हैं इस पूरे सिनेरियो को, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी और एक्लिप्स, ताकि आपका ये टॉपिक कंक्लूडिवली क्लियर हो जाए। सो एग्जाम्पल लो कि एक सपोज करो खाना है और खाने में
वेज और नॉन वेज पोर्शंस जो हैं आपस में मिले हुए रखे थे। तो मैं चूँकि प्योर वेजिटेरियन खाना खाने वाला आदमी हूँ, तो मेरे लिए ये खाना फ़िलहाल खाने योग्य नहीं है। लेकिन मेरा दोस्त है, उसको वेज भी चलता है, नॉन वेज भी चलता है, तो उसके लिए इस खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मुझे इस खाने को खाना है, यानी कि ये लॉ अगर मेरे ऊपर अप्लाई होना है एज अ सिटीजन, ठीक है, तो मेरे को पहली बात तो आप इसको सेपरेट कर दो। अगर सेपरेट कर दोगे और सेपरेट ऐसा कर दो कि वेज पोर्शन और नॉन वेज पोर्शन बिल्कुल अलग हो जाए, आपस में घिचपिच नहीं हो, है ना, तो मेरे लिए जो वेज पोर्शन है उसको खाना काफ़ी आसान हो जाएगा। सो सेम लॉजिक डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी में आप यूज़ करते हो कि भाई अगर वैलिड और इनवैलिड पोर्शन को मैं अलग कर दूं इस तरीके से कि इनवैलिड को अलग करने से वैलिड वाला जो है वो ख़राब नहीं हो जाएगा, है ना। इतना नहीं आपस में कनेक्टेड हैं वैलिड और इनवैलिड कि उनको अलग किया ही नहीं जा सकता। सो अगर किया जा सकता है तो अलग कर दो, तो जो वैलिड पोर्शन है वो अब एनफोर्सेबल हो जाएगा। तो अब जो वैलिड पोर्शन जो वेज बचा वो अब मेरे लिए क्या है, खाने योग्य हो गया। वहीं अगर आप डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स की बात करें इसी केस में, तो लेट्स सपोज कि भाई जो नॉन वेज पोर्शन है वो मेरे लिए तो प्रॉब्लमेटिक है। तो अगर सपोज करो मैं एक सिटीजन हूँ, तो मेरे लिए ये लॉ, नॉन वेज का मतलब एक ऐसा लॉ जो मेरे फंडामेंटल राइट को एज अ सिटीजन वायलेट कर रहा है। तो अगर मैं एक सिटीजन हूँ और ये मेरा जो लॉ है वो मेरे रेफरेंस में काफ़ी वायलेटिव है फंडामेंटल राइट्स को लेकर, तो मेरे लिए ये जो नॉन वेज वाला खाना है ये खराब है। मेरे लिए ये जो लॉ है ये अनएनफोर्सेबल है, बट मेरे दोस्त के लिए, चूंकि वो एक सिटीजन ही नहीं है, उसको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए ये लॉ अभी भी एनफोर्सेबल है, उसके लिए ये खाना खाने योग्य है। तो आप डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी और एक्लिप्स को थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल से आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। नहीं मिलेगी तो एक बार दोबारा से देखना, अच्छे से आई थिंक समझ ज़रूर आ जाएगा। तो पॉइंट केवल इतना है कि जो खाना उसके लिए खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए खाने योग्य है वो खाना, ज़रूरी नहीं है कि वो खाना मेरे लिए खाने योग्य हो, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाता। सेम चीज़ की एक लॉ जो एक सिटीज़न के लिए नल एंड वॉइड है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक नॉन सिटीज़न के लिए भी नल एंड वॉइड हो। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि नॉन सिटीजन्स पर वो लॉ आराम से अप्लाई होता रहेगा, एनफोर्सेबल रहेगा, बट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिटीजन्स उस लॉ की एनफोर्सेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी फॉर द टाइम बिंग। सो आपका ये डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी और एक्लिप्स आर्टिकल 13(1) और 2, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। 13 का जो एक सेकंड मेजर टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, 13 क्लॉज 4 और 368 का रिलेशनशिप, उसके सारे जुड़े केस लॉज, एवोल्यूशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, उसको हम आर्टिकल 13 के पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो आई होप आपको ये समझ आ गया है, और अगर आपको उस वीडियो में दिलचस्पी है तो आप इस वीडियो के पार्ट 2 को भी ज़रूर देखें। सो थैंक यू सो मच। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।